अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, कोरोना वायरस से लड़ने और इससे बचने के लिए दुनिया में हर्ड इम्यूनिटी की इस्लाह सामने आ रही है। हर्ड इम्यूनिटी क्या है? हर्ड इम्यूनिटी एक कुदरती अमल है जिसका मतलब है कि किसी जगह किसी आबादी के 70% से ज्यादा हिस्से को वबाई मर्ज हो जाए और वो आबादी किसी वैक्सीन के जरिए या अपनी क़ुव्वत मदाफ़त के जरिए इसको शिकस्त दे दे तो इस बीमारी का मजीद फैलाव रुक जाता है, यानी लोग इम्यून हो जाते हैं। तमाम माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीन के जरिए ही मुमकिन हो सकती है। दुनिया में किसी भी मुल्क में हर्ड इम्यूनिटी को अभी तक एक पॉलिसी के तौर पर नहीं अपनाया गया। सिर्फ स्वीडन यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जहां हुकूमत ने लॉकडाउन के बजाय हर्ड इम्यूनिटी का सहारा लिया, लेकिन इसका जो नतीजा निकला उसको किसी सूरत भी कामयाबी नहीं कहा जा सकता। स्वीडन सिर्फ 1.5 करोड़ आबादी का मुल्क है और इस मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 26,000 और अमवात की तादाद 3,225 है, यानी स्वीडन में शरह अमवात 12% के करीब है। यह शरह अमवात किसी भी तबाही से हरगिज कम नहीं है। पाकिस्तान में हर्ड इम्यूनिटी का इशारा गुज़िश्ता दिनों वफाकी वजीर प्लानिंग असद उमर और मुशीर सेहत ने कुछ इस तरह दिया है। नाज़रीन, अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी का सहारा ले रहा है? क्या लॉकडाउन को मरहलावार नरम करना, लोगों को कारोबार की इजाजत देना और मार्केट्स को खोलकर हम इसी तरफ जा रहे हैं? क्या हम अवाम को इस वायरस के रहमो करम पर छोड़ सकते हैं? अगर हमने इस रास्ते का इंतखाब किया तो एदाद व शुमार के मुताबिक असद उमर तो 70% आबादी की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान की 50% आबादी को भी ये वायरस लग गया तो जानते हैं इसका क्या मतलब होगा? जी, इसका मतलब होगा तबाही। क्या हम इसका तस्वुर भी कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर खुदा न खास्ता हमारी आधी आबादी मुतासिर होती है तो फिर हमें 1.5 करोड़ लोगों के इलाज के लिए अस्पतालों की जरूरत पड़ेगी। क्या हमारा सेहत का निजाम इस काबिल है? इसका जवाब है नहीं। क्या हमारे पास अस्पतालों में इतने बिस्तर हैं? जवाब है नहीं। क्या हमारे पास इतने मरीजों के इलाज के लिए आईसीयूज हैं? जवाब है नहीं। क्या हमारे पास इतने वेंटिलेटर्स हैं? जवाब है नहीं। क्या हमारे पास इतने डॉक्टर्स हैं? जवाब है नहीं। क्या हमारे पास इतने वसाइल हैं? जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये सब कुछ है तो फिर हम किस खुशी में लॉकडाउन खोल रहे हैं, पाबंदियां क्यों खत्म कर रहे हैं? इन सवालों का जवाब आता है कि मुआशी मजबूरियां हैं। हम कारोबार बंद करने के मुताबिल नहीं हो सकते। तो सवाल यह है कि ये मुआशी मजबूरियां यहां तक लेकर कौन आया है? ये यहां तक कैसे पहुंची हैं? हकीकत यह है कि पिछले 2.5 माह में मौसर लॉकडाउन हो ही नहीं सका। कफ्तान के बॉर्डर पर जायरीन के लिए करंतना के इंतजाम सबके सामने हैं। कोरोना फैसलों पर विफाक और सिंध एक दूसरे को नीचा और कमतर साबित करने पर लगे हुए हैं। लॉकडाउन पर मेरे कप्तान के बयानात और तजादात, इबहाम और कंफ्यूजन भी सबके सामने हैं। हमारे डेली वेजर्स हैं, तो अगर हम पूरा लॉकडाउन कर देते हैं तो यहाँ हमें खौफ है कि ये क्या करेंगे लोग। अभी सिर्फ 21 केसेस थे तो लॉकडाउन तो तब ही शुरू हो गया। लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, उसका क्या बनेगा। नहीं, अमीरों ने सोचा अच्छा जी 2-3 की, ये अमीरों को भी आता था। एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए। जो भी फैसला है जिम्मेदार मैं हूँ, कोई फैसला मेरे पूछे बगैर नहीं होता। मैं अगर पूरा लॉकडाउन करता हूँ तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि इन लोगों का क्या बनेगा, ये जो 25% मेरे गरीब लोग हैं। सबसे बड़े मसले हमारे मुल्क में इस लॉकडाउन की वजह से, जो लॉकडाउन हमने किया था जब सिर्फ 26 केसेस थे पाकिस्तान में, वो लॉकडाउन आगे भी लेके जा रहे हैं। ज़हन में डाल लें, कोई किसी किस्म का लॉकडाउन कामयाब नहीं हो सकता। जो जो चीज़ें हम कर सकते हैं, जिधर पब्लिक जमा हो सकती है, वो अभी भी लॉकडाउन किए हुए हैं। आपको खुद अपने आप को लॉकडाउन की तरफ ले जाना चाहिए। मेरे कप्तान, आप बयानात में लॉकडाउन की बात करते थे लेकिन दिल में इस लॉकडाउन के खिलाफ थे। आपकी हुकूमत ने मुशावरत के बाद लॉकडाउन का फैसला किया, लेकिन आपने जिम्मेदारी अशराफिया पर डाल दी। आपने लॉकडाउन में फंसे लोगों को राशन पहुंचाने के लिए 10 लाख की टाइगर फोर्स का ऐलान किया और दूसरे ही दिन लॉकडाउन खत्म करने का ही ऐलान कर दिया। कोरोना के खिलाफ ये कैसी जंग है कि 4 दिन दुकानें खोली जाएंगी और 3 दिन बंद रखी जाएंगी? क्या कोरोना वायरस सिर्फ 3 दिन ही मुतहर्रिक रहेगा? तमाम फैसलों में यह नजर आ रहा है कि जब सारे रास्ते बंद हुए तो आपने लोगों के सामने हाथ खड़े कर दिए। आप लोगों का दबाव ही बर्दाश्त नहीं कर पाए। खुद अपने ऊपर डिसिप्लिन करें और एहतियात करें। मैं आज आप सबको कह रहा हूं
कि आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नाज़रीन, मेरे कप्तान कहना चाह रहे हैं कि जागते रहना, साढ़े ते ना रहना। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का इजलास भी हुआ। वहां पर कितनी गहरी गुफ्तगू हुई। अपोजिशन के बेंचों के साथ साथ हुकूमती बेंचों ने भी कितनी सीरियसनेस का इजहार किया। ना इस सेशन के अंदर वज़ीर आज़म मौजूद थे और ना अपोजिशन लीडर आए। क्या पाया इस अवाम ने इस महंगे तरीन कौमी असम्बली के सेशन के बाद? इस पर मजीद बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कौमी असम्बली का आज इजलास हुआ। एजेंडा था कोरोना वायरस के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू करनी थी। लॉकडाउन जो है वो काफ़ी हद तक आज खुल चुका है और मार्केट्स के अंदर जो SOPs होने थे वो SOPs का कोई नामो निशान नज़र नहीं आया। और जिस किस्म का रश आज हमने मुख्तलिफ शहरों के अंदर देखा, पहले मैं ज़रा आपको मुख्तलिफ शहरों की फुटेजेस दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि आज दिन भर मुख्तलिफ शहरों के अंदर कितना कुछ सेफ्टी का ध्यान रखा गया या कितना SOPs का ध्यान रखा गया। हम ज़रा फुटेज देख सकते हैं जी, ज़रा दिखाइएगा स्क्रीन के ऊपर। मुख्तलिफ शहरों की नाज़रीन, पेशावर है, लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है। ये इस्लामाबाद की फुटेज है जी, जहाँ पे दुकानें जो हैं वो खुल चुकी हैं। रश जो है वो सड़कों के ऊपर देखा जा सकता है। और SOPs वगैरह का जहाँ तक ताल्लुक है वो कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा गया, ना मास्क वगैरह। और ज़ाहिर बात है इसको फोकस करना भी बहुत मुश्किल काम है। लोग उसी तरह मास्क वगैरह के बगैर फिर रहे थे। ये कराची की सूरत हाल है। कराची के अंदर भी ये निस्बतन फिर भी इस फुटेज में रश आपको कम नज़र आ रहा है, लेकिन चंद ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे अच्छा खासा। ये लाहौर की सूरत हाल। अच्छा, लाहौर में कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं नज़र आया क्योंकि हम पिछले कई दिनों से देख रहे थे कि काफ़ी हद तक सड़कों के ऊपर रश जो था वो बढ़ चुका था। और जिस तरह दिन आगे चलता गया उतना ही ये रश जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ भी होता गया। पेशावर की ये सूरत हाल है। पेशावर के बाज़ारों के अंदर भी जो है वो गहमा गहमी जो है वो आना शुरू हो गई है। बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन एज फार एज मेडिकल कंसर्न्स आर देयर वो उसी तरह मौजूद हैं और वो परेशानियां उसी तरह मौजूद है। बहरहाल अब जरा कौमी असम्बली की बात कर लेते हैं। जनाब, कौमी असम्बली के अंदर ना आज वज़ीर आज़म मौजूद थे और ना आज अपोजिशन लीडर मौजूद थे। हमारे साथ पैनल के अंदर अलबत्ता जो लोग मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यावर बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद। यावर साहब अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून से तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और माहिर मईशत डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज बड़ी धुआंधार एक स्पीच की और ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर एक जवाबी स्पीच भी की। दोनों ने अपनी स्पीचेस में क्या कुछ कहा, हमने इस सिलसिले में एक पैकेज बनाया। जरा पहले आप वो देखिए, फिर मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ। देखिएगा जरा। पाकिस्तान की जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो साउथ एशिया में सबसे ज्यादा है। 2 हफ्ते पहले बताया गया 50,000 जो है टेस्टिंग डेली स्टार्ट हो जाएगी। 15 दिन के बाद वजीर खारजा फरमा रहे हैं कि हमारे पास कैपेसिटी 20,000 की है। पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी और आज मैं सुबाई तासुब की बू जब देखता हूं तो मुझे तशवीश होती है। वजीर खारजा को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। ये सियासत हम कर लेंगे। स्मार्ट लॉकडाउन इज ए कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TTQ। ये स्मार्ट तो बहुत कुछ स्मार्ट जो है सुना हुआ है। ये लॉकडाउन जो है स्मार्ट, या यहाँ पे लॉकडाउन है या लॉकडाउन नहीं है। तो जनाब ये आज सारी डिस्कशन हुई है। मैं सबसे पहले जरा तलाल साहब के पास जाना चाहूंगा। तलाल साहब, आप लोगों के कहने के ऊपर ये इजलास बुलाया गया, लेकिन यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब नहीं मौजूद थे। प्रेस रिलीज आई आप लोगों की तरफ से कि जनाब पार्टी ने उनको जाने से वहां पे रोक दिया है। क्या पाया इस सारे इजलास के बाद? पाकिस्तान के लिए कितना को फायदा मंद हुआ आज का ये इजलास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, देखिए मामला ये है कि इजलास तो बहुत देर पहले होना चाहिए। हमारे यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है वबा ने इतना जोर नहीं पकड़ा, मगर यूके जैसा मुल्क जो कि यूरोप में सबसे ज्यादा जहां पर वबा इस वक्त है और सबसे ज्यादा डेथ टोल है, वहां पर भी सेशन जो है वो लगातार चल रहा है। सो सेशन तो होना चाहिए और सेशन जो है वो किसी अगर कोई किसी वजह से नहीं आ सके तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका फायदा नहीं होगा। हमारी पार्टी मौजूद थी, हमारी पार्टी की सीनियर क़यादत मौजूद थी, हमारे जो व्यूज थे, जो ख्यालात थे हमारी पार्टी के, वो हमने पूरे बार रिफ्लेक्ट किए हैं। हमारी हाजिरी जो थी वो आज भी 80% से जायद हमारे मेंबर कौमी असेंबली जो है वो वहां पहुंचे हैं। सो असेंबली का इजलास इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए हुकूमत की जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो अहलियत है वो पिछले 1.5 साल में हम जान चुके हैं।
और उसमें देख लें डेंगी कंट्रोल था वो अनकंट्रोल हुआ, पोलियो कंट्रोल था वो कंट्रोल में रहा, ये वो बात तो फिर बहुत बड़ी है। सो इन्हें एक कलेक्टिव विजडम की जरूरत है और सारे सूबों सारे लोगों जो कि अक्रॉस दी पाकिस्तान नुमाइंदे उनके साथ मुशावरत की जरूरत थी। तो ये देर आए दुरुस्त आए होना चाहिए था और इसकी अफादियत नहीं कम हुई अगर कोई किसी वजह से नहीं आ सका तो। ठीक है। अच्छा यावर साहब, ये जो इजलास आज बुलाया गया, चलें वो मैं उसके ऊपर तो बाद में आता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ही उसके अंदर आज मौजूद नहीं थे। देखिए वो जैसे तलाल ने बड़ी खूबसूरती से एक वो बात की ना कि 80% हमारी पार्टी मौजूद थी, हमारी सीनियर लीडरशिप मौजूद थी। प्रिंसिपली आई एग्री विद व्हाट यू सेइंग एंड द सीनियर मोस्ट लीडर्स शुड हैव बीन देयर, अच्छा। बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द ओपोजिशन शुड हैव बीन देयर। अभी लीडर ऑफ द ओपोजिशन ने इतना ज़बरदस्त काम दिखाया हमें कि मैं लंदन छोड़ के आ रहा हूँ आवाम के लिए और मैं आके यहाँ पे कारनामे करूँगा, अपने घर में महदूद रह गए। अगर ये चीफ मिनिस्टर होते इस वक्त, ये निकले होते बाहर, ऐसे ही है, तो उनको कौन रोकता है बाहर निकलने से? सिर्फ ये एक सर्टिफिकेट देने के लिए नैब को या अपने आप को घर में रखने के लिए, क्योंकि कर कुछ भी नहीं सकते। इट इज़ वेरी क्लियर। देखें, अपार्ट फ्रॉम दीज पॉलिटिक्स, और मैं तलाल आपसे फिर मैं अपोलोजाइज करता हूँ, आई शुडंट इवन हैव सेड दैट, लेकिन क्योंकि आपने बात की तो मैंने कर दी। लेकिन लेट्स थिंक कलेक्टिवली, यहाँ पे हम कलेक्टिव विजडम दिखा दें ना कि हम किस तरीके से मिलके चल सकते हैं। देखिए फिलहाल यू नो इट, आपने मेरे साथ 3 प्रोग्राम्स किए थे, जिस तरीके से बातें थी और जो ऑन द ग्राउंड जाके हमने सिचुएशन देखी बिल्कुल बरअक्स थी, एंड इट हेल्प्ड अस अंडरस्टैंड द होल थिंग बेटर, द प्रिपरेशंस ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट, और ऑन द ग्राउंड सिचुएशन थी क्या और सोशल मीडिया में क्या चल रहा था, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर फ़र्क था। दैट हेल्प्ड अस। और इसके बाद अगर हम अभी देखते हैं कि हो क्या रहा है कि अगर इजलास अपोजिशन कॉल करती है और कोरोना जैसे एक ऐसे वबा के ऊपर जिसके ऊपर पूरी दुनिया परेशान है, और जैसे हमारा मुल्क है जिसके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी नहीं है उसको आगे लेके जाने के लिए, आर रिस्पॉन्सिबल पीपल शुड हैव बीन देयर। There is no doubt about it. कि देखें, you take the responsibility from the front, you lead from the front. That's what a leader is. एक सिर्फ पॉइंट ये है कि आपके साथ मैंने जब उस वक्त प्रोग्राम किए थे ना, तो उस वक्त कोरोना वायरस बिल्कुल नया पाकिस्तान में आया था, लॉकडाउन बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था, इंतजामात मैंने खुद आपके साथ जाके देखे, बहुत अच्छे इंतजामात थे। लेकिन मेरी इशू वहाँ, कंसर्न वहाँ से स्टार्ट होता है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता उस लॉकडाउन में नरमी आना शुरू हो गई। हमारे यहाँ जिस तरह केसेस बढ़ते गए उस तरह नरमी आना शुरू हो गई, और अब ये सूरत हाल है। पिछले 5 दिन का जो मैंने डेटा निकाला है, 1500 से ज़्यादा केसेस रोज़ाना रिपोर्ट हो रहे हैं। 7 मई को 1700, 8 मई को 1600, 9 मई को 1991, 10 मई को 1476, 11 मई का डेटा अभी तक कंपाइल हो रहा है। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिससे ये नज़र आए कि जनाब हमें लॉकडाउन में नरमी कर देनी चाहिए। हमारे तादाद इस हद तक बढ़ती जा रही है, हमारे पास कोई एंड साइट नहीं है, कोई जवाब नहीं समझ आता है कि इस लॉकडाउन में नरमी फिर क्यों की गई। नहीं, इसके अंदर मैं बताऊं, अभी मेरा हल्का है PP1 अटक। अभी मैं पिछले दिनों अपने हल्के ही में था, मैं बाज़ारों में जाके लोगों को मास्क पहना रहा हूँ, उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ ये पहने, ये आप लोग एहतियात करें। इशू कहाँ पे आता है कि जब हम लोग अपने आप को सुपर ह्यूमन समझना शुरू कर देते हैं कि यार ये जो बातें हैं ये अंग्रेज़ की साजिश है, ये यहूदियों की साजिश है, ये चीनियों की साजिश है, ये अमेरिकन की साजिश है। हम साजिशों के पीछे बातें करते हैं, जो हमारा वो रूमर मॉन्गरिंग हमारा जो हल्का है वो जब शुरू कर देता है। लेकिन हकीकत में हमें जब बताने के लिए, अवेयरनेस के लिए लोग जाते हैं, तो हमारा मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारे सबसे बेहतरीन जो हमारी तबलीग हो सकती थी, वो इधर आर टीचर्स, आर पॉलिटिशियंस और हमारे इमाम मस्जिद। ज़्यादा आपस में लड़ रहे हैं आप लोग? आपस में लड़ रहे हैं। इशू सारा यहाँ पे है। मैं खुद एक पीस कमेटी मीटिंग में बैठ के मैंने रिक्वेस्ट की, एंड वो हमारे जितने उलेमा वहाँ पे बैठे थे और दे वर वेरी ग्रेशियस, बहुत खूबसूरती से बात से उन्होंने कहा जी जो हम कर सकेंगे हम बिल्कुल करेंगे, हम रोकेंगे, हम लोगों को समझाएंगे, और ये लोगों को समझाया भी जा रहा है। लेकिन फिर जब एक गरीब बंदा जिसको वो आप 3 वक्त की रोटी तो छोड़ें, 1 वक्त की रोटी नहीं पहुँचा पा रहे हैं घर पे, और वो दिहाड़ीदार मजदूर है, और वो जब तंग पड़ जाता है, हमें देहातों में मैंने ये चीज़ कम देखी है, क्योंकि वहाँ पे अगर आपके साथ वाला घर आपके खाला का बेटा होगा या चचा का बेटे का होगा, तो वो हम एज ए मैटर ऑफ कर्टसी हम लोग पहुँचाते हैं, का ख्याल रखें। लेकिन अर्बन एरियाज में हमें बहुत ज़्यादा इशू था। लेकिन वहाँ पे भी लोगों को तंग आ गए, वो कहते हैं यार अभी है ही नहीं, अभी क्या करें। मैंने खुद लोगों को मिन्नतें की, मैंने लोगों की खुदा का वास्ते वापस जाओ, लेकिन दे आर नॉट विलिंग टू सिट इन देयर हाउस। प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया, बच्चे भूखे मर रहे हैं। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, ये आज से पहला दिन था बाकायदा तौर पर, अगर से कहा जाए, चले मैं हुकूमत तो मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने लॉकडाउन खत्म किया है,
उन्होंने वो ये कहते हैं कि जनाब हमने इसको रिलैक्स कर दिया है, इजी कर दिया है, स्मार्ट लॉकडाउन, और इस तरह की बहुत सी डेफिनेशंस वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मजीद प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकती थी गवर्नमेंट? आपके ख्याल में अब तक जो कुछ भी जिस तरीके से उन्होंने लॉकडाउन किए हैं, क्या वो दुरुस्त था, या करते 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 हम ऐसे मुकाम के ऊपर आ गए कि प्रेशर इतना ज्यादा अपने ऊपर बिल्ड हो गया गवर्नमेंट के कि वो उस प्रेशर को सस्टेन ही मजीद नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से अब फ्लड गेट्स जो हैं वो खोल दिए गए हैं, लोग आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, मार्केटों के अंदर गहमा गहमी नजर आ रही है, और अब मतलब जो डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये इस हद तक खतरनाक होने जा रहा है कि शायद सूरत हाल को संभालना मुश्किल। आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी पैनिक, लेकिन जाहिर बात है 2+2 = 4, मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है हम लोग कहां पे, हमारा फॉल्ट किधर है, गलती कहां पे हुई है? मंसूर साहब, पहली बात तो ये है कि एब्सोल्यूट कंफ्यूजन है हुकूमत के हवाले से। मैं लॉकडाउन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आपको माहिराना राय नहीं दे सकता कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। माहिराना राय आपको एपिडेमोलॉजिस्ट दे सकता है, आपको पुल्मोनोलॉजिस्ट दे सकता है, आपको वायरोलॉजिस्ट दे सकता है, आपको ना तो कोई सनतकार दे सकता है, ना कोई सियासतदान दे सकता है। तो मेरे दिमाग में जो बुनियादी सवाल है कि ये लॉकडाउन वाले के सवाल का जो जवाब है वो हमने साइंस में ढूंढना है या सियासत में ढूंढना है। अभी तक मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ सियासत हो रही है। पीटीआई जो हुकूमत में है वो भी सियासत कर रही है, और जो उनके मुखालिफिन हैं जो अपोजिशन जमात में हैं वो भी सियासत कर रहे हैं। हुकूमत भी मुकम्मल तौर पे कंफ्यूज्ड है, और कोई प्रैक्टिकल किस्म की, ठोस किस्म की आपको रिकमेंडेशन, कोई स्ट्रेटजी, कोई हिकमत अमली अपोजिशन की तरफ से भी कहीं दिखाई नहीं दी। मतलब अपोजिशन का कोई लीडर हमें बता दे कि ये हमारी मुतबादिल हिकमत अमली है, हुकूमत ये गलत कर रही है। उन्होंने कोई इशू बेस्ड बात नहीं की। तो बुनियादी सवाल ये है कि साइंस का इस्तेमाल करना है या सियासत का इस्तेमाल करना है। अब आप अंदाजा कीजिए कि अप्रैल की 24 तारीख को जब हुकूमत बैठी, अच्छा, मैं डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब एक बात की, आपकी बात थ्योरेटिकली बहुत ठीक है कि वाकई यहाँ पे साइंस का इस्तेमाल करना है, पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जो पॉलिटिशियन है वो दरअसल में इकोनॉमिस्ट का इस्तेमाल कर रहा है। वो ये कह रहा है कि जनाब मुझसे इकोनॉमी नहीं संभाली जा रही, मैंने इसलिए, आपके पास तो सवाल सबसे वैलिड इसलिए बनता है क्योंकि डॉक्टर की सुनी नहीं जा रही, सियासतदान की सुनी नहीं जा रही, वो कहते हैं जनाब हमने इकोनॉमिस्ट की सुननी है। मैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूं कि व्हाट डू यू थिंक, कि प्रेशर इतना ज्यादा था कि मजीद संभाला नहीं जा सकता था? मंसूर साहब, इकोनॉमिस्ट इस चीज का जवाब आपको नहीं फराहम कर सकता कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपने जान बचानी है या जहान बचानी है, या दोनों चीजों को बचाने की कोशिश करनी है। अच्छा, एक तो अच्छी खबरें सामने रख लेते हैं। देखिए, अगर हम अमेरिका को देख लें, वहां पे रॉयटर्स वाले ये कह रहे हैं कि 90 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई जितनी अब होनी चाहिए। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बरतानिया के बारे में ये कहा है कि 300 साल में इतनी माशी जो डाउन टर्न है, जो नोज डाइव मईशत ले रही है, वो 300 साल में पहले देखा नहीं गया जो अब बरतानिया में देखा जा रहा है। पाकिस्तान के हवाले से जो मेरे जाती तखमीने हैं, एस्टिमेट्स हैं, वो मुझे ये महसूस हो रहा है कि मुश्किल वक्त आया है, मजीद मुश्किल होगा, लेकिन शायद इतना मुश्किल नहीं होगा जितना हमें और मुमालिक से जो खबरें आ रही हैं। अच्छा। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारी तकरीबन 42% आबादी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कंट्रैक्शन है, जो हमारी इकोनॉमी सुकड़ेगी एग्रीकल्चर सेक्टर वाली, वो मेरे ख्याल में 1-1.5% से ज्यादा उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगी। और ये 42% जो आबादी हमारी लेबर फोर्स की एग्रीकल्चर में है, वो शायद बेरोजगारी उसमें इतनी नहीं होगी। 15% तकरीबन है हमारी मैन्युफैक्चरिंग में, जो बहुत थोड़ी परसेंटेज है। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़े लॉसेस होंगे, 40 से 50% तक मुझे मेरा ख्याल है कि बेरोजगारी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि उसके नंबर बड़े स्मॉल हैं, तो इतना बड़ा असर पाकिस्तान के ऊपर होने नहीं चला। अभी जो पिछले हफ्ते एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी, बहुत ही मुख्तलिफ स्टडी मैंने पढ़ी है, वो येल यूनिवर्सिटी से आई है, और वो कह रहे हैं कि जो गरीब ममालिक हैं उनमें माशी फायदा और माशी नुकसान हमने निकालना है कि लॉकडाउन करने के सूरत में माशी नुकसान कितना होगा और माशी फायदा कितना होगा। तो ये जो रिच कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका, बरतानिया,
उसमें लॉकडाउन करने के बेतहाशा फायदे उस स्टडी में लिखे गए हैं। लेकिन जो गरीब ममालिक हैं, जिसमें उन्होंने खास तौर पे पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, नाइजीरिया का जिक्र किया है, उसमें कंप्लीट लॉकडाउन करने के जो माशी फायदे हैं वो इतने ज्यादा नहीं है जितने डेवलप्ड कंट्रीज में हैं। तो इस वक्त अगर नरमी की जा रही है तो मेरा ख्याल है कि हमें माशी नुकसान इतना बड़ा नहीं होने चला जितना शायद यूरोप में ममालिक को हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा तलाल साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, जाहिर बात है उसके बाद लगता तो यही है कि इनके ऊपर माशी प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा था। एक बात जो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी की, उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन के पास भी कोई प्लान ऑफ एक्शन नजर नहीं आता। ताने तशने दिए गए, हुकूमत को कोसा गया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई अब तक कोई प्लान ऑफ एक्शन सामने नहीं आया। देखिए जी, खासा प्लान ऑफ एक्शन जो था वो जैसे ही अपोजिशन लीडर मुल्क में आए थे, उन्होंने आते ही तीसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुआशी प्लान भी, इसी तरह तिब्बी अमले के लिए क्या होना चाहिए, सारी चीजें, टेस्टिंग हमें बढ़ानी चाहिए, लॉकडाउन हमें साइंस जो कि माहिरीन है हमारे तभी माहिरीन और जो इस शोबे को समझते हैं उससे मुशावरत के बाद करना चाहिए, किस तरह का करना चाहिए। फिर उसके बाद हमने मुआशी पैकेज में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रिलीफ जो थे वो गवर्नमेंट को कहा था कि वो देने चाहिए, कुछ उसमें से आए हैं, लेकिन अभी भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो गवर्नमेंट उस तरह नहीं कर सकी जैसे होनी चाहिए थी। मसलन बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे जो है वो भी एहसास प्रोग्राम से ये कह के दिए जा रहे हैं कि ये कोरोना रिलीफ फंड है। तो बाकी रही बात कि हमने क्या किया है, हम पे तो ताने आप ये पहले मारते थे कि जी इन्होंने तो जब आए थे तो सेहत पे पैसा ही कोई नहीं लगाया। आज पंजाब में मैं आपको बता रहा हूँ, पंजाब रेफरल लेबोरेटरीज, पंजाब फोरेंसिक और PKLI, सिर्फ 3 लेबोरेटरीज ने जो पूरे पंजाब में टेस्ट किए हैं वो 80% ऑफ टेस्ट हैं जो कि पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। एक हमारी हम हुकूमत में थे कारकर्दगी की एक वजह थी। अच्छा तलाल साहब, आप एक मिनट यहीं पर रुकिएगा, मुझे क्योंकि ब्रेक लेनी है, मुझे पता है आप अपनी बात कंप्लीट करना चाहते हैं और उसके बाद जारी बात है PKLI की बात हुई है, पंजाब फोरेंसिक लैब की बात हुई है, तो यावर साहब इस पर अगर नहीं कमेंट करेंगे तो मेरे ख्याल में उनसे भी ज्यादती होगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोनों को मौका देते हैं कि वो खुल के बात करें। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले तलाल चौधरी साहब बता रहे थे कि हुकूमत ने अब तक क्या कारकर्दगी नहीं दिखाई है और अपोजिशन ने इस सिलसिले में प्लान ऑफ एक्शन भी दिया था अपोजिशन लीडर ने। मुराद सईद साहब ने आज बड़ी धुएंधार हमेशा की तरह तकरीर की और उन्होंने बताया कि स्मार्ट लॉकडाउन, ये जो लफ्ज़ है स्मार्ट लॉकडाउन, ये पाकिस्तान से शुरू हुआ है और दुनिया के अंदर मुख्तलिफ शहर अब इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। मुराद सईद साहब ने क्या कहा, सुनिएगा जरा। जुज़वी लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, क्लस्टर लॉकडाउन, दुनिया ने पहली दफा ये 3 जुमले सुने। पाकिस्तान के अंदर जब लॉकडाउन हो रहा था तो क्या वजह है कि लाहौर के अंदर कामयाब हो रहा है, पेशावर के अंदर कामयाब हो रहा है, लेकिन सिंध के अंदर लोग सड़कों पे एहतिजाज कर रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन का कंसेप्ट जब इमरान खान ने दिया तो अभी न्यूयॉर्क की तरफ से, न्यूयॉर्क शहर का गवर्नर कहता है कि पाकिस्तान में जो कॉन्टेक्ट ट्रैकिंग और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के ऊपर स्मार्ट लॉकडाउन का कंसेप्ट आप लेके आए थे, न्यूयॉर्क उसको फॉलो करने जा रहे हैं, लेकिन इनको पसंद नहीं आया। तलाल साहब, न्यूयॉर्क का गवर्नर जो है वो पाकिस्तान के स्मार्ट लॉकडाउन को फॉलो करने जा रहा है, आप कह रहे हैं हुकूमत ने कुछ किया नहीं? मेरा ख्याल है अगर वो फॉलो करने जा रहा है तो इसीलिए दुनिया में जितनी अमवात हुई हैं अकेले क्या न्यूयॉर्क में उतरी हुई हैं, उनकी अकल पे अगर पर्दा ही पड़ गया तो फिर क्या हो सकता है। हमारा लॉकडाउन तो मेरा बात पूरे का पूरा जितना इनके हैंडलिंग है कोरोना की, उसमें तो मंसूर साहब उसमें कंफ्यूजन नजर आएगा और इनकी कॉम्पिटेंस जो है वो आपको नजर आएगी कि कितनी पुअर है। मैं आपको शुरू हो जाता हूं कि सबसे पहले तो डॉक्टरों को किटें नहीं मिली बल्कि डंडे मारे गए, किटें नहीं दी गई। अच्छा। उसके बाद टेस्टिंग किट्स डिफेक्टेड आई जो कि सूबों ने वापस की वफाक को कि इस टेस्टिंग किट से तो वो फायदा नहीं हो रहा। उसके बाद अगली बात आप ये देख लें, मुआशी पैकेज में सबसे पहला झूठ एहसास प्रोग्राम में बोला गया। यानी आप देखें कि इस कोरोना की हालात में भी हमने, हुकूमत ने अपने रवैया नहीं बदला, झूठ उसी तरह 4 महीने के बेनजीर के पैसे दे के कहते हमने रिलीफ दे दिया है। उसके बाद मैं आपको कौन सी चीज, यानी आज के दिन तक जो टेस्टिंग है वो हम उतनी नहीं बढ़ा सके जितनी हमें जरूरत है।
आज के दिन तक हम अपना मुआशी पैकेज को इंप्लीमेंट नहीं कर सके। ये जो मर्जी कहते हैं। और मुझे ये बताइए, वो टाइगर फोर्स जो कि मुल्क में बनी थी, लॉकडाउन होके भी खुल गया है, वो टाइगर फोर्स तो मुझे कहीं नहीं नजर आ रही थी जिसने राशन बांटना था। वो घरों वाले बेचारे रोज बैठे हैं कि कब आएगी टाइगर फोर्स, कब राशन आएगा। अच्छा, मैं ये यावर साहब के पास जाने से पहले मैं डॉक्टर साहब के पास जाना। डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं इन सारी बातों पर। डॉक्टर साहब क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आप इन बातों को मान नहीं रहे या आप वाकई एक्सेप्ट कर रहे हैं इन बातों को? मुराद सिंह साहब ने न्यूयॉर्क की बात की, आप उस पर भी मुस्कुराए थे। देखिए मंसूर साहब, दो चीजें होती हैं, एक है तनकीद और एक है मुतबादिल पॉलिसी। पीटीआई की हुकूमत ने एक बयानिया दिया और वो बयानिया ये था कि लड़ना है, डरना नहीं। ऐसे ही बयानिए में बहुत कमजोरियां थी। मतलब मैं सोच रहा था कि वायरस से आप कैसे लड़ सकते हैं, क्या मैं डंडा लेके निकल जाऊं वायरस के पीछे? तो ये बयानिया पीटीआई हुकूमत ने दिया, लेकिन इसकी तनकीद करना तो बहुत आसान है। ऑपोजिशन ने कोई मुतबादिल बयानिया हमें नहीं दिया, उन्होंने कोई मुतबादिल स्ट्रेटजी बना के नहीं दी कि जी हमने लड़ना नहीं, डरना नहीं, लड़ना है। इसका मुतबादिल ये होना चाहिए। हुकूमत की ये जो बयानिया है ये गलत है, हुकूमत की जो स्ट्रेटजी है वो गलत है। तो मैं ये सिर्फ कह रहा था कि तनकीद और मुतबादिल पॉलिसी में एक तफरीक कर लें। ऑपोजिशन ने तनकीद जरूर की है, लेकिन तनकीद से काम नहीं चलता इस मामले में। आपको एक मुतबादिल बयानिया देना है कि ये हुकूमत जो जंग लड़ रही है वायरस के खिलाफ, ये गलत लड़ रही है और ये सही हिकमत अमली होनी चाहिए, ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब माशी पॉलिसी के ऊपर तनकीद बड़ा आसान है, लेकिन जो उनका जो पावरफुल पॉइंट है कि आप देखिए कि 2019-20 का जो बजट है उसमें सोशल प्रोटेक्शन के हवाले से 190 बिलियन रुपए एलोकेट किया हुआ है। इससे पिछले साल आप अंदाजा कीजिए सिर्फ 2.5 बिलियन था। तो 2.5 बिलियन से हम गए हैं 190 बिलियन पे, और अब एहसास प्रोग्राम के तहत इन्होंने तकरीबन 50 लाख खानदानों को 65 अरब रुपया पहुंचाया है। तो आप अंदाजा कीजिए 50 लाख खानदान में अगर हर खानदान में 5-6 लोग रहते हैं तो 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ पाकिस्तानियों को वो 12,000 रुपया चाहे वो कम हो वो पहुंचा है। तो ये जो इसके ऊपर तनकीद कर दें, आप मुतबादिल पॉलिसी बताएं कि जी ये पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, वैसे ऑन अ लाइटर साइड डॉक्टर साहब, वो मुझे किसी ने मैसेज की, मैं एक बात कह लूं, मुझे किसी ने मैसेज किया कि ऑपोजिशन और कुछ नहीं तो जिस तरह इन्होंने नारा हुकूमत ने निकाला था जी कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, तो ऑपोजिशन से इतना ही कह देती ना, वो एक नारा लगा देती जनाब मुझे क्यों निकाला। तो वो भी काफी था मेरे ख्याल में लोगों के लिए कि भाई लोग ये ना कहें कि हमें बाहर निकालें तो मुझे क्यों निकाला, मुझे नहीं निकालना चाहिए था। जी तलाल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी हाँ साहब, गुजारिश ये है कि मुझे पता है कि पाबंदी है इसहाक डार साहब पे, अगर इसहाक डार साहब ने एक वीडियो मैसेज दिए पूरा लाहे अमल 12,000 रुपया, ये तो 4 महीने का उन्हें दिया, हमने 15,000 रुपया 1 महीने का, और कितने खानदानों को किस तरह दिया जा सकता है, इंडस्ट्रीज का क्या पैकेज है, वो सारी चीजों की मौजूद है। अगर मेहरबानी करके बेशक उनकी तस्वीर ना दिखाएं, लेकिन कम अज कम वो जरूर सुना दें, शायद हुकूमत कोई अमल कर ले। ठीक है सर, ठीक है। यावर साहब, आप क्यों हंस रहे हैं? और दूसरी बात ये कि अभी थोड़ी देर पहले तलाल साहब ने जो बातें की, उन्होंने कहा जनाब PKLI हमारा बनाया हुआ, पंजाब फोरेंसिक लैब हमारी बनाई हुई, आज आपके 80% टेस्ट वो कह रहे हैं कि वहाँ पे हो रहे हैं, और PKLI तो आप मेरे साथ खुद गए थे, वो उस वक्त भी वहाँ पे शहबाज शरीफ की तख्ती भी वहाँ पे लगी। बिल्कुल, वो हम आपस में मजाक हमने बात भी की थी, और मैंने कहा था कि मैं तख्ती की फुटेज बनाऊं, लेकिन मैंने आपको मना नहीं किया था। आपने मुझे मना नहीं किया था। मेरे कहने का सिर्फ मकसद ये कि यू हैव टू गिव द क्रेडिट टू द ऑपोजिशन वेयर इट्स ड्यू। आज अगर ये जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की जी, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही असल वो प्रोग्राम है जिसके थ्रू आपके पास ये सारा डेटा मौजूद था, वो मजीद अपग्रेड हुआ, सानिया निश्चित साहिबा ने मजीद उसको निखारा, मजीद बेहतर किया, सबकी कंट्रीब्यूशन है, सब ने अपनी अपनी जगह कंट्रीब्यूट किया है, तो ये तो मानना पड़ेगा। मंसूर, मैं पर्सनली यू नो मी कि मैं कभी भी तनकीद बराए तनकीद के मैं हक़ में नहीं होता हूँ। मैं जो मुझे हंसी आ रही थी तलाल की बातों पे, मुझसे पॉलिटिक्स में सीनियर हैं, पुराने हैं, लेकिन जो इनकी सबसे खूबसूरत बात हम हमेशा नोट करते हैं ना कि वो पंजाबी कहते हैं ना कि वो मथे ते वट, वो 24 घंटे रहता है और तनकीद करनी है, चाहे कुछ हो जाए, तनकीद मैंने करनी है। मेरा नाम तलाल चौधरी है, बट ये दिस इज अ फ्रेंडली जेस्चर तलाल भाई। लेकिन बिल्कुल PKLI इज़ अ वंडरफुल इंस्टीट्यूशन, और हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा है। देखो, कहते हैं देखो और यकीन करो ना, हमने देखा है, एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशन, फोरेंसिक लैब,
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मैंने उनकी एक ब्रीफिंग ली थी, वन ऑफ द बेस्ट लैब्स इन द वर्ल्ड, नो डाउट अबाउट इट। और मैं वो तलाल चौधरी साहब को या मैं पूरे पाकिस्तान को मैं ये बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि अमेरिका में एक केस हुआ था जिसके अंदर 2 स्टेट्स की फोरेंसिक लैब्स की कन्फ्लिक्टिंग वो राय थी, और उसके अंदर उन लोगों ने बाकायदा फोरेंसिक लैब्स पाकिस्तान से उनने राय मांगी, एंड दैट राय वाज टेकन एज द राइट थिंग, एंड उन्होंने फैसला उसके मुताबिक किया। दिस इज़ आवर फोरेंसिक लैब्स। हमारी नादरा आप उठा लें, आप PKLI उठा लें, 35 लाख रुपए में आपको, अगर आपको याद हो, उन्होंने बताया 35 लाख रुपए में एक लिवर ट्रांसप्लांट होता है, जबकि इंडिया में इसका 2.25 करोड़ रुपए में हो रहा है। देखिए ये बातें अपनी जगह। दे हैड 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 35 साल में इनको ये 3 ही चीजें दिखाने को मिलती हैं। अच्छा, ये 3 चीजें। और बाकी मुझे बताएं कि अगर आप बाकी इंस्टीट्यूशंस में जाएं, जिस तरीके से इन लोगों ने सियासी भर्तियां की हैं, इन लोगों ने जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई हैं मेरिट सिस्टम की, वो जिस तरीके से डिग्रेडेशन है हर इंस्टीट्यूशन की, वो हमारे सामने है। आज ये लोग कहते हैं हेल्थ का, इन लोगों ने अपनी तरफ से मैं कहता हूं बहुत बड़ा इंक्रीज किया। पंजाब का हेल्थ बजट 111 अरब रुपए पे लेके गए अपने आखिरी साल में। हम पहले साल में आए और हम लोगों ने उसको 279 बिलियन पे लेके गए। हम लोग 13 न्यू हॉस्पिटल्स के या स्टोन लेइंग कर चुके हैं या उस तरफ जा रहे हैं, PC1s बन चुके हैं, जिसके अंदर 6 स्टेट ऑफ द आर्ट मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स है, बाकी निश्तर 2 है, वहाँ शेख जायद 2 है, आपका यहाँ पे लाहौर में बन रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पिंडी में RIC को डबल कर रहे हैं। ब्रेक का ऑर्डर आ गया सर, आप बिल्कुल ब्रेक लें, फिर इसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए। यावर साहब की बारी, यावर साहब कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन मजीद इनसे गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले यावर साहब हमें बता रहे थे कि हाँ, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर वाकई नून लीग की परफॉर्मेंस नज़र भी आती है। कुछ ऐसे काम है, नून लीग का ज़्यादा उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन प्रोजेक्ट्स बहरहाल वही थे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 30 साल से जो इदारों का बेड़ा गर्क हुआ है और वहाँ पे जिस तरह इजारादारी अपनी कायम की गई है, उससे जितना नुकसान हुआ है उसका भी जिक्र करना चाहिए। यावर साहब प्लीज़ कंटिन्यू। मैं सिर्फ ये मुझे जो गिला है, देखें जिस किस्म की ये लोग मेजॉरिटी होल्ड करते थे, जिस तरीके से इन लोगों ने MPs और MNAs को दबा के रखा हुआ था, फिगरेट अभी वी आर टॉकिंग अबाउट द पोस्ट छांगा मांगा, जो कुछ इन लोगों ने अपनी पॉलिटिक्स जैसे शुरू की, इन लोगों का कंट्रोल था। उस कंट्रोल को इन लोगों ने लूज़ कहाँ पे किया? जब इन लोगों ने सिर्फ अपनी लीडरशिप को चमकाने के लिए, भी मैं असेंबली में देखता हूँ, ईमानदारी की बात है, सिवाय एक फैमिली के दिफा के अलावा इनके पास दूसरा काम होता नहीं है। अभी तलाल कह रहे हैं कि जी वो कैप्टन सेफगार्ड ने आके बड़ी बातें की हैं कि इसाक डार ने, कैप्टन सेफगार्ड वो इनके शहबाज शरीफ साहब, तो वो फिर कहते हैं कि इसाक डार साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त वो एक बयानिया दिया है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। भाई आप लोगों के ज़माने में 18 अरब रुपया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से आप लोगों के लोग चोरी कर रहे थे। ब्यूरोक्रेट्स, आपके पॉलिटिशियंस, आपके मनपसंद लोग, वो हमने आके रोका है। ये पैसा कहते हैं कि 4 महीने से मैं कहता हूँ 6 महीने से हमने रोका हुआ है, हमने आवाम को पहुंचाया तो है। अभी डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और डॉक्टर साहब ने ये बात एडमिट की है कि 5 मिलियन फैमिलीज को ये पैसा पहुंचा है। बिल्कुल। तलाल साहब से ये पता करें कि जो जाती उम्रा के ऊपर जितना पैसा लगा है और जितना ये इनका बिजनेस एम्पायर डेवलप हुआ है, ये अपने 2 अस्पतालों को कोरोना के इलाज के लिए फ्री क्यों नहीं खोलते? इस चंद PPEs देने से ये 28 अरब रुपए, 28 अरब डॉलर की ये फोर्ब्स को जाके सू करें। तलाल को मैं चैलेंज करूं, सू करें जाके कि शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की 28 अरब डॉलर की वर्थ फोर्ब्स शो करती है। ये कहां से पैसा आया था इनके पास? तलाल साहब जवाब दीजिए। नहीं, मैं इनका एक सेकंड मंसूर में जरा खत्म कर लूं। ये फिर कहते हैं कि डॉक्टर्स के पास किट्स नहीं थी। आपने देखा, मैंने देखा, इनिशियली किट्स मौजूद थी, अभी भी किट्स मिल रही हैं। ये जिन डॉक्टर्स का हवाला दे रहे हैं, यंग डॉक्टर्स का, खुसूसन डॉक्टर सलमान साहब या सुलेमान है, आप उनके साथ टेबल पे बैठ जाए, आप उनसे बात करें, आप 2 मिनट के बाद बोलेंगे इस बंदे की मैं दोबारा शक्ल ना देखूं। इतना बदतमीज इंसान इन लोगों ने रखा हुआ है। एंड ही इज द चेयरमैन ऑफ द यंग डॉक्टर्स। ये कैसे अपने डॉक्टर्स को क्या ग्रूमिंग सिखाता है? क्या बताता होगा कि किस तरीके से मैं तुम्हारे राइट्स लेता हूं? तलाल साहब इसका जवाब देना चाहेंगे। जी तलाल साहब। देखिए जी, यावर साहब ने कुछ चीजें तो उन्होंने तस्लीम कर लिया है, PKLI हो, इसी तरह ही फोरेंसिक लेबोरेटरीज हो, रेफरल सिस्टम हो। मैं यावर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो PK1 से उनका तल्लक है, अटक से, जब वो अटक से सूट PK1 नहीं जी, PP1, उस बिजली के साथ कपड़े इस्त्री करके जो नवाज शरीफ की 12,000 मेगावाट बनी हुई है, निकलते होंगे, मोटरवे पे चढ़ते होंगे, नवाज शरीफ लाहौर उतरते होंगे तो मेट्रो के पुल से नीचे से गुजरते होंगे तो मेट्रो नवाज शरीफ की, जाते होंगे तो ऑरेंज लेक नवाज शरीफ की,
आप हवाई अड्डों से लेकर ग्वादर पोर्ट से लेकर सी पैक से लेकर हमने 9.5 साल की वफाकी हुकूमत की है, सिर्फ 9.5 साल की। पंजाब में हमने उससे ज्यादा की है, लेकिन 80% पाकिस्तान के प्रोजेक्ट जो है उस पे नाम नवाज शरीफ लिखा है। कभी अटक से ये परली तरफ भी चले जाएं। आप अटक आगे देख ले, आप 30 साल आपने किया, आप अटक आगे देख ले, किया क्या आप लोगों ने हमारे साथ? कोई एक डिस्पेंसरी मुझे दिखा दे पूरे केपीके में 7 साल में बनी हो। कोई तलाल भाई आप अटक आ जाएं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं आपको सिर्फ नलिफाई करने के लिए। तलाल भाई आपने बड़ी अच्छी बातें की है। बाकी रही बात, ये हमसे कारकर्दगी की बात करते हैं, और कारकर्दगी वाजे है मेरे भाई। 70 सालों में से जो 60 साल बाकी हुक्मरान आप जैसे रहे, उनसे भी पूछ ले कि उनसे क्यों नहीं कुछ बना। जो बनाया वो नवाज शरीफ ने बनाया, जो दिया वो हमने, यानी 9.5 साल वालों ने हर कुछ देना है, जो 60 साल बाकी है उन्होंने कुछ नहीं देना। और बता दें 7 साल में केपीके में कोई एक मेगा प्रोजेक्ट, कोई एक बड़ी तख्ती दिखा दें जो आपको फख्र से आपका सर बुलंद करे। ये नहीं कि आंखें झुका दे। वो आप बीआरटी देख ले, वो सुनामी ट्री देख ले। मैं तो आपसे कह रहा हूं, यही फर्क है आप में और हम में। तलाल भाई आप लोग आज तक जितने प्रोजेक्ट्स किए, ये आपने सिर्फ और सिर्फ वो दिखावे वाले प्रोजेक्ट्स बड़े आपने ह्यूमन डेवलपमेंट पे तो काम ही कोई नहीं किया। आप अटक आ जाए, हमारा आधा अस्पताल तबाह हो गया। आप लोगों ने ये मेहरबानी की, 26 करोड़ रुपया जो आप लोगों को एक तरीकाकार है, वतीरा था कि दिखावे के काम करने, आपने टाइलें लगवा ली, वहां पे 100 बेड आपने हमें ज्यादा नहीं दिया। ये आप लोगों का एहसास था अवाम के लिए कि खूबसूरती नजर आए, बीआरटी बन जाए, वो ऑरेंज ट्रेन बन जाए और उसको सबसे बड़े जेबों से किया जाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम टू द पॉइंट अब तक इतना ही। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।